हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जल में घुलनशील विटामिन को पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। आज हम वसा में घुलनशील विटामिन को देखेंगे। सो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे पहले विटामिनों की नाप की इकाई, कि विटामिनों को हम किस में मापते हैं। तो विटामिनों को हम लोग माइक्रोग्राम में मापते हैं। कुछ विटामिन को mg मिलीग्राम में भी नापते हैं। वसा घुलनशील विटामिन को अंतर्राष्ट्रीय इकाई IU तथा जल में घुलन विटामिन को मिलीग्राम में नापा जाता है, परंतु आजकल वसा एवं जल घुलनशील विटामिनों को माइक्रोग्राम में नापा जाता है। जैसे 1 मिलीग्राम बराबर होता है 1000 माइक्रोग्राम और 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 40 IU। विटामिन ए, तो विटामिनों की खोज सबसे पहले मैककोलम ने की थी। उन विटामिनों में सबसे पहले विटामिन ए की खोज की गई थी। विटामिन ए केवल प्राणी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, किंतु यह वनस्पति भोज्य पदार्थों में भी पाया जाता है और वह कैरोटीनॉइड्स के रूप में पाया जाता है। यह कैरोटीनॉइड्स हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। यकृत कैरोटीनॉइड को विटामिन ए में परिवर्तित करता है, इसलिए कैरोटीनॉइड्स को प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। जंतु भोज्य पदार्थों में विटामिन ए पाया जाता है और वनस्पति भोज्य पदार्थों में यह कैरोटीनॉइड के रूप में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो विटामिन ए की खोज मैककोलम ने की थी। इन्होंने 1907 से 1912 ईस्वी तक चूहों पर अनेक प्रयोग किए थे। 1917 में मैककोलम तथा डेविस नामक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जेरोप्थेल्मिया, जो आँखों की बीमारी से संबंधित है, मछली के तेल एवं मक्खन के प्रयोग से जल्दी सही हो जाता है। इसलिए इस तत्व को वसा में घुलनशील कहा तथा विटामिन ए का नाम दिया था। मैककोलम तथा डेविस ने ही विटामिन ए का नाम दिया था। सन 1922 में मैककोलम ने तथा 1923 में गोल्डवस्ट ने पता लगाया कि सूखा रोग को ठीक करने वाला तत्व तथा आँखों की बीमारी को ठीक करने वाला तत्व दोनों अलग अलग प्रकृति के होते हैं। यद्यपि दोनों ही वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। सूखा रोग को ठीक करने वाला विटामिन डी होता है, जो कि विटामिन डी भी वसा में घुलनशील होता है और विटामिन ए भी वसा में घुलनशील होता है। यदि इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो विटामिन ए ट्रांस तथा सिस रूप में पाए जाते हैं। प्राकृतिक भोज्य पदार्थों में विटामिन ए ट्रांस रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन ए के प्रकार। तो विटामिन ए 4 प्रकार के होते हैं। कई भोज्य पदार्थों में एक से अधिक विटामिन पाए जाते हैं। तो इसमें पहला विटामिन है रेटिनाल, विटामिन ए। इसे रेटिनाल भी कहते हैं और यह प्राणी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर आदि में पाया जाता है। समुद्री मछलियों में रेटिनाल प्राप्ति के प्रमुख साधन है, या कहें कि समुद्री मछलियों में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन ए एल्डिहाइड। तो विटामिन ए एल्डिहाइड को इसे भी रेटिनाल कहते हैं। आँखों के रेटिना के रॉड्स तथा कोन्स में उपस्थित रोडोप्सिन तथा आयोडोप्सिन पिगमेंट में उपस्थित रहता है और आँखों को दृष्टि प्रदान करने में यह विटामिन सहायक होता है। विटामिन ए को आँखों की विटामिन भी कहा जाता है। तीसरा विटामिन है विटामिन A1 रेटिनोइक अम्ल। तो इसका निर्माण शरीर में होता है तथा शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। और नेक्स्ट विटामिन है विटामिन A2। और विटामिन A1 यह आँखों के स्वास्थ्य तथा प्रजनन में सहायक नहीं होते हैं, क्योंकि इसका परिवर्तन रेटिनाल में नहीं होता है। और अगला है विटामिन A2। तो यह केवल ताज़े पानी में पाए जाने वाले मछलियों के यकृत में पाया जाता है। विटामिन A2 कम क्रियाशील होता है और इसकी रासायनिक संरचना जो होती है A1 की अपेक्षा द्विबंध इसमें अधिक होता है। तो क्रियाशीलता के आधार पर देखें तो बहुत कम क्रियाशील होता है विटामिन
A2 और विटामिन A1 सर्वाधिक क्रियाशील होता है। विटामिन A2 कम क्रियाशील होता है और विटामिन A1 सर्वाधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा विटामिन आँखों की वृद्धि के लिए सहायक होता है, तो विटामिन ए। या कौन से विटामिन आँखों के रेटिना के रॉड्स एवं कोन्स में पाए जाते हैं, तो विटामिन ए एल्डिहाइड। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रासायनिक विशेषताओं से क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम लोग रासायनिक विशेषताओं को नहीं देखेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है हम उसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम लोग विटामिन ए के कार्य देखेंगे। विटामिन ए के कार्य से क्वेश्चन आते हैं कि विटामिन ए के कौन से कार्य हैं, जैसे आँखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करने में, दूसरा ऑप्शन दे देगा एपिथेलियम ऊतकों के निर्माण के लिए, तीसरा शारीरिक वृद्धि में सहायक और चौथा ऑप्शन अलग दे देगा। तो उसमें से छांटना रहेगा कि विटामिन ए का कौन से कार्य नहीं है। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 3 ऑप्शन विटामिन ए से मिलते रहेंगे, एक ऑप्शन अलग रहेगा, या 3 ऑप्शन विटामिन ए के कार्य रहेगा और चौथा दे देगा कि ऑल ऑफ एबव। इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन आता है। तो हम लोग विटामिन ए के कार्य को देखेंगे। तो विटामिन ए का पहला कार्य है आँखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करने में सहायक। तो विटामिन आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आँखों की रोशनी में देखने की क्षमता विटामिन ए से ही हमें मिलती है। आँखों के रेटिना में जो रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन होते हैं वह विटामिन ए के कारण ही इनका निर्माण होता है। रोडोप्सिन हल्की रोशनी में देखने की क्षमता प्रदान करता है। इसके बाद है एपिथेलियम ऊतकों के स्वास्थ्य में। तो विटामिन ए एपिथेलियम ऊतकों के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होते हैं, क्योंकि एपिथेलियम ऊतक हमारे शरीर के अंगों की सुरक्षा करता है। यह बाहर से जो भी जीवाणु विषाणु आते हैं उनको भक्षण करने का काम करता है और यह शरीर के वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक वृद्धि में सहायक। तो विटामिन ए शारीरिक वृद्धि में विकास में सहायक होते हैं। यह कोशिकाओं की विभाजन क्षमता को भी बढ़ाते हैं। जैसे यह कहे कि कोशिकाओं में जो विभाजन की क्षमता होती है वह विटामिन ए के कारण होती है। अगला है विटामिन ए के कार्य प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य में सहायक। तो विटामिन ए प्रजनन अंगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी सहायक होते हैं। जैसे पुरुष एवं स्त्री के प्रजनन अंगों में विकार जो होता है यह विटामिन ए के अभाव के कारण ही होता है। अगला है त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक। तो विटामिन ए त्वचा को कोमल, कांतिमय, चमकदार, सुंदर बनाता है। इसकी कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, कांतिमय, कठोर हो जाती है और शुष्क भी दिखने लगती है। उस पर कील मुहासे छाइयाँ पड़ जाती हैं। अगला है अस्थियों के विकास में सहायक। तो विटामिन ए अस्थियों के वृद्धि और विकास के लिए भी ज़रूरी होते हैं। जैसे विटामिन ए हड्डियों के लिए विषाक्त भी होता है, पर आवश्यकता से अधिक विटामिन ए हड्डियों के विषाक्त के लिए भी होता है। इसकी अधिकता से हड्डियाँ भूरी भूरी हो जाती हैं, जिससे हड्डियाँ जल्दी ही चोट लगने से टूट जाती हैं। तो विटामिन ए हड्डियों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक होते हैं विटामिन ए। और विटामिन ए को संक्रमण का प्रतिरोधक भी कहा जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि किस विटामिन को संक्रमण का प्रतिरोधक कहा जाता है। तो विटामिन ए को संक्रमण का प्रतिरोधक कहा जाता है। यहाँ पर जो पॉइंट वाइज दिया हुआ है वहीं से ऑप्शन बन जाते हैं, बीच से नहीं आता। जैसे संक्रमण का प्रतिरोधक हो गया तो ऑप्शन में संक्रमण का प्रतिरोधक रहेगा, किंतु इसके अंदर जो लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं होता। यह आपके समझने के लिए है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट है नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में। तो विटामिन ए नाड़ी संस्थान को ऊतकों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अभाव में माइलिन शीथ नष्ट हो जाती है और नाड़ी विकार भी हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में। तो विटामिन ए ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में भी मुख्य भूमिका निभाता है। इस विटामिन की कमी से गुर्दे तथा यकृत में पथरी पड़ने
की आशंका रहती है। और अगला है श्वेत रक्त कणिकाओं को स्वस्थ रखने में। तो विटामिन ए WBC को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। WBC हमारे सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं। इसकी कमी से WBC की संख्या में कमी होने लगती है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो WBC की संख्या में कमी होने लगती है, जिसके कारण ल्यूकोपेनिया नामक रोग हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ल्यूकोपेनिया किस विटामिन की कमी से हो जाता है। तो ल्यूकोपेनिया विटामिन ए की कमी से हो जाता है। और लास्ट है प्रोटीन के संश्लेषण में। तो विटामिन ए प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। आहार में यदि इस विटामिन की कमी हो जाए तो चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो हम लोग यहाँ विटामिन ए के कार्य को भी देख लिए हैं। और आइए हम लोग देखते हैं विटामिन ए की कमी के प्रभाव। विटामिन ए की कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, गुर्दों में पथरी हो जाती है, प्राइनोडर्मा हो जाता है। प्राइनोडर्मा में त्वचा शुष्क, खुरदरी, कठोर दिखने लगती है। उस पर मुहासे, कील, फॉलिकल्स भी हो जाते हैं। प्रजनन शक्ति छिड़ भी हो जाती है। अभी हम विटामिन ए को संक्रमण का प्रतिरोधक कहा जाता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो प्रजनन शक्ति छिड़ हो जाती है। शुक्राणु कम मात्रा में बनते हैं, स्पर्म। और इसकी कमी से श्लेष्मिक झिल्ली निष्क्रिय हो जाती है, रतौंधी हो जाती है, जीरोप्थेल्मिया हो जाता है। रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया या आँखों से संबंधित बीमारी होती है। और बी-टार्ट का धब्बा भी हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन ए का अभाव में आँखों के भीतरी झिल्ली की श्लेष्मिक परत पर सफ़ेद भूरे रंग की त्रिकोणीय धब्बे पड़ जाते हैं। जीरोसिस कंजक्टाइवा, जीरोसिस कार्निया, केराटोमलेशिया और लास्ट है अस्थि तथा कार्टिलेज में विनाशात्मक परिवर्तन भी होते हैं विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, बी-टार्ट का धब्बा, जीरोसिस कंजक्टाइवा, जीरोसिस कार्निया, केराटोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। और ये सभी बीमारी हमारे आँखों से संबंधित होती है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्रम लगाने के लिए आ जाता है कि पहले रतौंधी होती है, फिर उसके बाद जीरोप्थेल्मिया, उसके बाद बी-टार्ट का धब्बा, फिर जीरोसिस कंजक्टाइवा, जीरोसिस कार्निया और केराटोमलेशिया। तो यहाँ इसका क्रम लगाने के लिए एग्जाम में आता है। नेट में इसका क्रम लगाने के लिए आता है। और TGT PGT में 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो विटामिन ए की कमी के उपचार। तो विटामिन ए की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो हमें हरी सब्जियाँ जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है उन सब का सेवन करना चाहिए। मार्केट में विटामिन की गोलियाँ भी आती हैं, उसका भी सेवन करना चाहिए। डॉक्टर को दिखाना चाहिए। विटामिन ए की अधिकता का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे विटामिन ए की अधिकता से भूख में कमी, जोड़ों में दर्द रहता है, आँखों की रेटिना में रक्तस्राव भी होने लगता है, यकृत बढ़ जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, पैरों की हड्डियों में सूजन हो जाती है, बाल झड़ना प्रारंभ कर देते हैं और होठों पर फुंसियाँ एवं छाले हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग विटामिन डी के बारे में अध्ययन करेंगे कि विटामिन डी वसा में घुलनशील तथा दूसरा महत्वपूर्ण विटामिन है और इसे अस्थि विकृति नाशक विटामिन भी कहा जाता है। सबसे पहले मेलेंजी ने 1919 में इसकी खोज की थी। अब मैकोलम ने अपने प्रयोगों एवं अनुसंधानों से यह सिद्ध किया था कि विटामिन डी जो है यह विटामिन ए से भिन्न होता है, किंतु विटामिन डी रिकेट्स रोगों के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सन 1924 में हेंस ने भोज्य पदार्थों पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों का प्रभाव देखा तथा निष्कर्ष निकाला कि कुछ भोज्य पदार्थों में पराबैंगनी किरणों की सहायता से भी रिकेट्स प्रतिरोधी विकसित हो जाते हैं। और यदि स्टीराल युक्त तेलों को धूप में रखा दिया जाए तो तेल में भी रिकेट्स प्रतिरोधक उपस्थित हो जाते हैं। तो सैक ने 1927 में क्रियाशील 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी को रवे के रूप में प्राप्त किया था। तो विटामिन ए को अस्थि विकृति नाशक विटामिन भी कहते हैं। यह अस्थियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन डी को हम सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं।
यह भोज्य पदार्थों के अलावा सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होने वाला एकमात्र विटामिन है। विटामिन ए का रासायनिक संगठन एवं प्रकार तो रिकेट्स प्रतिरोधक पदार्थों तथा स्टीराल यौगिकों, इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से विटामिन डी कहा जाता है। विटामिन डी दो प्रकार के होते हैं, एक विटामिन D2 और विटामिन D3। तो विटामिन D2 पेड़ पौधों में पाया जाता है और इसे प्रोविटामिन डी भी कहते हैं। और विटामिन D3 इसे 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। यह मछलियों के तेलों में भी पाया जाता है और मनुष्य के त्वचा के नीचे भी पाया जाता है। जब कभी सूर्य की प्रकाश स्किन पर पड़ती है तो यह 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल विटामिन जो है यह विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन डी के कार्य, तो विटामिन डी का पहला कार्य यह कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है और विटामिन डी अस्थियों के निर्माण के लिए भी आवश्यक होते हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में विटामिन डी सहायक होता है। कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, इनका पाचन नहीं होता है क्योंकि ये खनिज लवण की श्रेणी में आते हैं। खनिज लवण का कभी पाचन नहीं होता है, लेकिन विटामिन डी इन दोनों खनिज लवण के अवशोषण में सहायक होते हैं। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण नहीं होता है, बिना अवशोषित हुए ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे अस्थियां और दांतों का विकास रुक जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं। अस्थियों के निर्माण में सहायक तो कैल्शियम फास्फोरस अस्थियों के निर्माण में सहायक होते हैं और विटामिन डी इन दोनों के अवशोषण में सहायक होते हैं। विटामिन डी का अगला कार्य है दांतों की मजबूती हेतु। तो कैल्शियम दांतों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिन डी दांतों के डेंटिन तथा एनामेल भाग में कैल्शियम फास्फेट के जमा में मदद करता है तथा यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो दांत कमज़ोर होकर गिर जाते हैं। अगला है विटामिन डी की कमी से रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। विटामिन डी यह रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। और अगला है शारीरिक वृद्धि हेतु। तो विटामिन डी शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण विटामिन डी की उपस्थिति में ही होता है। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण। तो विटामिन डी पैराथायराइड ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित और नियमित दोनों करता है। विटामिन डी की कमी के प्रभाव। तो विटामिन डी की अभाव में रक्त में एल्केलाइन फास्फेटेज की मात्रा बढ़ जाती है। इनकी कमी से रिकेट्स, टिटैनी, दांतों का सड़ना और अस्थि मृदुलता नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो रिकेट्स या छोटे बच्चों को होने वाला रोग होता है। इस रोग में जो हड्डियां होती हैं वह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और कैल्शियम तथा फास्फोरस दोनों की कमी शरीर में हो जाती है। लक्षण देखें तो शिशुओं में खोपड़ी का जो अग्रभाग होता है वह देरी से भरता है और अस्थियां कोमल लंबी अस्थियों के सिरे बढ़ जाते हैं। रीढ़ की हड्डियों की जो अस्थियां होती हैं वह कोमल होकर लचक जाती हैं, कहने का मतलब वह झुक जाते हैं और पैर कमान के आकार के हो जाते हैं, जिसे बो लेग्स कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बो लेग्स किस बीमारी का लक्षण है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बो लेग्स किस बीमारी का लक्षण है। तो बो लेग्स रिकेट्स की बीमारी का लक्षण है। या इस तरीके से आ जाता है कि रैकिटिस रोसरी किस रोग को कहते हैं या किस बीमारी का लक्षण है। तो यह रिकेट्स बीमारी का लक्षण है। और इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है रिकेट्स किसकी कमी से होता है। तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। और यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो विटामिन डी सहायक होता है। त्वचा के निचली परत में कौन विटामिन डी किस रूप में पाया जाता है। तो 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के रूप में पाया जाता है। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है टिटैनी। जब शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के चयापचय में असमानता उत्पन्न हो जाती है तो मांसपेशियों में ऐंठन मरोड़ उत्पन्न हो जाता है।
जिसे हाथ पैरों में तीव्र दर्द होने लगता है, इसे ही टिटेनी कहते हैं। इसमें व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। इसके उपचार को यदि देखा जाए तो इसमें विटामिन डी तथा फास्फोरस युक्त आहार, कैल्शियम युक्त आहार पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए, और कैल्शियम की गोलियां भी मार्केट में आती हैं, उसको भी देना चाहिए। और अगला है इसकी कमी से डेंटल डीके, दांतों का सड़ना। तो बच्चों को विटामिन डी की कमी से समय पर दांत भी नहीं उगते हैं और दांत विकृत एवं छोटे ही रह जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। इसकी कमी से दांतों में खोहड़ भी हो जाते हैं, स्वस्थ दांतों का निर्माण नहीं हो पाता है। और अगला है अस्थि मृदुलता, ऑस्टियोमलेशिया। यह रोग वयस्कों में होता है। इसे बड़ों का रिकेट्स भी कहा जाता है। वृद्धों में जो होता है उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और बड़ों में जो होता है उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया यह बड़ों में होने वाला रिकेट्स होता है। यह अस्थि रोग गर्भवती तथा धात्री माताओं को भी हो जाता है। निम्न आर्थिक वर्ग की महिलाएं विशेषकर इस रोग से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि उनके आहार में दूध, फल, हरी सब्जियों की कमी देखी जाती है। परिणामस्वरूप उन्हें अस्थि मृदुलता रोग हो जाता है। इसकी कमी से जो शरीर में अस्थियों की कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया रुक जाती है। अस्थि विकृतियाँ, अस्थियाँ टेढ़ी मेढ़ी झुक जाती हैं, और यह जो रोग है अब अविकसित तथा विकासशील देशों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। अगला है ऑस्टियोपोरोसिस। तो यह रोग जो है वृद्धों में अधिक होता है। इस रोग में अस्थियां कमज़ोर, भूरी भूरी हो जाती हैं। जरा से भी चोट लगने पर टूटने का डर बना रहता है या टूट जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है 2 कारणों से होता है। एक हार्मोन की कमी से भी होता है, और दूसरा आहार में यदि विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी है तो भी यह हो जाता है। तो हार्मोन्स में कमी से, जैसे हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाता है, नहीं निकलते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, अनियमित स्राव इनका नहीं हो पाता है, तो भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं। यह रोग महिलाओं में रजोनिवृत्ति मेनोपॉज के बाद होता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद जो यौन हार्मोन्स होते हैं उनका स्रावण नहीं होता है। और पुरुषों में भी एंड्रोजन हार्मोन्स की कमी से सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। दूसरा है आहार में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से। तो आहार में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से भी यह रोग हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से कैल्शियम और फास्फोरस का शोषण नहीं हो पाता है। कैल्शियम और फास्फोरस का बिना अवशोषित हुए ही उत्सर्जन होने लगता है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। इसमें लक्षण देखें तो जोड़ों में तीव्र दर्द रहता है, ऐंठन रहती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, और हड्डियां टूट जाती हैं। कमर तथा पैर की हड्डियां अधिक प्रभावित होती हैं। अगला विटामिन है विटामिन ई। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल होता है। एग्जाम में यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई की खोज 1922 ईस्वी में इवान तथा बिशॉप ने किया था। इन्होंने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि चूहों में सामान्य प्रजनन की जो क्रिया होती है वो एक तत्व की आवश्यकता की कमी से बाधित हो जाती है, और यह तत्व कच्ची वनस्पतियों में पाया जाता है, और इसी तत्व को ही उन्होंने विटामिन ई का नाम दिया। जो चूहों में यदि विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में यदि दिया जाता है तो उनमें प्रजनन की जो क्रिया होती है वह प्रभावित नहीं होती है, आराम से संपन्न हो जाती है। तो इसलिए इन्होंने इस विटामिन को विटामिन ई का नाम दिया। विटामिन ई को बाझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है, बंधता प्रतिरोधक पदार्थ भी कहा जाता है। टोकोफेरॉल जो है यह ग्रीक शब्द का टोकोस तथा फेरॉल से बना हुआ होता है। टोकोफेरॉल शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है, टोको और फेरॉल। टोको शब्द का अर्थ होता है शिशु को जन्म देना, और फेरो शब्द का अर्थ होता है संपन्न करना, और आल का अर्थ होता है एक एल्कोहल। तो टोकोफेरॉल में 3 शब्द हो गए, एक टोकोस, फेरॉल और तीसरा आल हो गया। विटामिन ई के कार्य। तो विटामिन ई की
ई से विटामिन ए तथा कैरोटीन का ऑक्सीकृत होने से रोकता है। विटामिन ई विटामिन ए तथा कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से रोकता है। और विटामिन ई में ऑक्सी प्रतिरोधक का गुण भी पाया जाता है और इसी विशेषताओं के कारण ही विटामिन ई आंतों में कैरोटीन तथा विटामिन ए के ऑक्सीकरण को रोकता है। और विटामिन ई के अभाव में असंतृप्त वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण हो जाता है, परंतु इस परिणामस्वरूप तंतुओं में पीले तथा भूरे रंग के पदार्थ भर जाते हैं। विटामिन ई लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। विटामिन ई आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी यह रक्त में पाया जाता है। अब विटामिन ई के अभाव में आरबीसी का निर्माण ठीक से प्रकार से नहीं हो पाता है और इसकी कमी से माइक्रोसाइटिक रक्ताल्पता या एनीमिया भी हो जाता है। विटामिन ई आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। यदि आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है तो व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। अगला है विटामिन ई के कारण कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को भी बनाए रखता है। और चौथा है प्रजनन में सहायक। तो विटामिन ई को बंध्यता रोधी विटामिन भी कहा जाता है और यह प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। और अगला है न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन चयापचय में। तो विटामिन ई न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के चयापचय में भी सहायक होता है। यह हीम प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है और हीम प्रोटीन यह रक्त में पाई जाती है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। पुरुषों में स्पर्म का निर्माण करने वाली कोशिकाओं का नाश हो जाता है और यकृत का नेक्रोसिस भी हो जाता है। तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी, आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है, यकृत का नेक्रोसिस भी हो जाता है और न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन का चयापचय भी नहीं हो पाता है। विटामिन ई जो है यह अंकुरित पदार्थों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। या वनस्पति तेलों तथा वसा में भी विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फल एवं सब्जियों में यह सबसे कम पाया जाता है और गेहूं तथा मक्के के भ्रूण के तेल में यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि गेहूं तथा मक्के के भ्रूण के तेल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन के को देखेंगे। तो विटामिन के की खोज का जो श्रेय है वह डैन तथा स्कॉन हेयडर को जाता है। उन्होंने 1934 में इस विटामिन की खोज की थी। विटामिन के जो है यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, रक्त स्राव को रोकने में भी सहायक होता है। 1939 में डैन तथा करेर वैज्ञानिकों ने इसे शुद्ध सांद्र के रूप में प्राप्त किया था और इसका नाम विटामिन के रखा। इसे हरी पत्तेदार सब्जियों से निकाला गया था। इसके बाद है विटामिन के प्रकार। तो विटामिन के दो प्रकार का होता है, विटामिन के1 और विटामिन के2। विटामिन के1 यह हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है और इसे फाइलोक्विनिन भी कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर विटामिन के का संश्लेषित आइसोफाइटाल और एक मेनाडाइआन की व्युत्पन्न से तैयार किया जाता है। इसके बाद है विटामिन के2। विटामिन के2 सड़ी गली मछलियों से प्राप्त किया जाता है और इसे फ्रैंक्विनोन भी कहा जाता है। और उसके बाद है विटामिन के की विशेषताएं। तो विटामिन के पीले रंग का होता है, वसा में घुलनशील भी होता है, ताप के प्रति स्थिर भी रहता है और पराबैंगनी किरणों से इनका नाश भी हो जाता है। तो विटामिन के कार्य। तो विटामिन के का कार्य या रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन के की कमी के प्रभाव। तो विटामिन के की कमी से रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम हो जाती है। यदि रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। लेकिन शरीर में विटामिन के की जो कमी होती है वह निम्न कारणों से होती है। या तो आहार में विटामिन के की कमी हो और दूसरा कारण है आंतों के आंतरिक रक्तस्राव होने से भी विटामिन के की कमी हो जाती है और रोग प्रतिरोधक पदार्थों के अधिक सेवन से भी विटामिन के की कमी हो जाती है।
पर्याप्त मात्रा में पित्त रस न निकलने से भी, पेचिश, अतिसार और बार बार उल्टी होने से भी विटामिन के की कमी हो जाती है। यकृत के रोग, पीलिया हो जाने पर भी विटामिन के की कमी हो जाती है। सो आज विटामिन का जो चैप्टर है वह कंप्लीट हुआ। विटामिन के प्राप्ति के स्रोत देख लेते हैं। तो विटामिन के हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और अनाजों, दालों, अंडा, दूध, मांस, मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आज विटामिन का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से जो चैनल है वह भी आगे बढ़ेगा। और वैसे सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे जो है चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और आपको नोटिफिकेशन भी टाइम से मिल जाएगा। यदि आप लोग होम साइंस से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।